साथियों, ये किताब दरअसल एक सवाल से शुरू हुई। एक सवाल जो पिछले 20-22 सालों से इतिहास पढ़ते हुए मैंने महसूस किया, और वो सवाल ये था कि इतिहास को जब कभी हमने पढ़ने की कोशिश की, चाहे वो स्कूल की किताबों में मौजूद हो, चाहे वो विश्वविद्यालयों के सिलेबस में मौजूद हो, या फिर अलग अलग जगहों पर मौजूद हो, वहां मैंने एक चीज पाई कि आदिवासी वहां से गायब था। और ऐसा नहीं है कि किसी एक खास समूह के साथ ये हो रहा हो, ये पूरे देश के तमाम आदिवासियों के साथ ये चीज महसूस की गई। जहां कहीं भी दर्ज था, उसे ऐसा भी हिस्सा नहीं था कि किसी हाशिए पर वो मिल जाए, वो हाशिए से भी बाहर पर कहीं पर था। और ये कहकर के उसे खारिज करने की कोशिश हुई कि ये पूरा का पूरा समाज जो है, इसके पास कोई लिखित एविडेंस नहीं है, कोई लिखित सबूत नहीं है, इसके पास अपनी कोई परंपरा नहीं है। और इन्हीं लाइनों पर कहते हुए उसे खारिज कर दिया गया, उसे एकदम से इग्नोर किया गया। मैंने 15 अगस्त के नारे देखे, सुने, मैंने 26 जनवरी पे लगने वाले नारों को भी सुना, और मैंने महसूस किया कि उन नारों में भी हमारे जो पुरखे हैं उनका कोई वजूद नहीं है। उसके साथ साथ कुछ किताबें पिछले सालों में आई, बहुत पॉपुलर हुई। उन किताबों के टाइटल्स कुछ ऐसे थे कि आधुनिक राष्ट्र निर्माता, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, इनकारनेशंस। एक किताब है इनकारनेशंस, सुनील खिलनानी साहब ने लिखी, बहुत अच्छी किताब है। महात्मा तथागत बुद्ध से लेकर के धीरूभाई अंबानी तक का उसमें जिक्र है, लेकिन उसमें आदिवासी नहीं है। मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया लिखी गई, रामचंद्र गुहा साहब की किताब है, बहुत अच्छी किताब है, लेकिन आदिवासी उसमें भी नहीं है। उन्होंने आदिवासियों की जगह एक यूरोपियन व्यक्ति को जगह दी, बैरियर एल्विन साहब को, क्योंकि उनका काम था उस इलाकों में। लेकिन उन्हें कोई एक आदिवासी नहीं मिला जिसे वो अपनी किताब में जगह दे सके। और ये ऐसा नहीं था कि ये पहली बार ऐसा हो रहा था। इतिहास लिखने की जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारियां थी, उन लोगों ने भी वो काम ईमानदारी से नहीं किया। जिसके पास भी ये जिम्मेदारियां थी, उन्होंने या तो किसी खास व्यक्ति के इर्द गिर्द इतिहास लिखने की कोशिश की, या किसी खास विचारधारा को ध्यान में रखकर के इतिहास लिखने की कोशिश की, लेकिन उन सब में आदिवासी वहां पर नदारद था। और इसीलिए मुझे लगा कि मुझे अपने पुरखों की विरासत को दर्ज करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं नहीं लिखूंगा तो और कौन है जो लिखेगा। नाइजीरियन साहित्यकार हैं चिनुआ अचेबे साहब। 1994 में एक पेरिस रिव्यू करके एक पत्रिका आती थी, उसको इंटरव्यू देते हुए अपनी एक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जब तक शेरों के अपने इतिहासकार नहीं होंगे, तब तक शिकार के इतिहास में किसी दूसरे की वीर गाथाएं गाई जाती रहेंगी। आदिवासी समाज के जब तक खुद के अपने इतिहासकार नहीं होंगे, तब तक कोई और ही उनके बारे में उनकी गाथाएं गाता रहेगा और अपने अपने तरीके से गाता रहेगा। इतिहास को लिखने का एक तरीका यह भी सामने आया कि उन्होंने हमें जिस तरीके से दर्ज किया, उस दर्ज करने में भी एक चीज देखने को मिली, और वो ये थी कि भाई उन्होंने हमारा इंटरप्रिटेशन ही गलत कर दिया। पिछले दिनों बहुत सारी डिबेट चल रही थी, उसमें हमारे मध्य प्रदेश और राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर एक समुदाय है भिलाला, भील समाज का ही एक हिस्सा है। किसी इतिहासकार ने एक डिबेट में लिख दिया कि ये तो जो है भील और राजपूतों के संसर्ग से पैदा हुआ है, और पिछले एक हफ्ते से एफआईआर पर एफआईआर उस लेखक के ऊपर होती जा रही है। यह पहली बार है जब किसी ने अपना असर्शन दर्ज कराया है। यह पहली बार है जब उन बच्चों को पता चला कि उनके बारे में क्या लिखा जा रहा है, और जो उल्टा सीधा लिखा गया। इवन स्थितियां यह आ गई
कि आदिवासी नायकों को गैर आदिवासियों ने क्लेम करना शुरू कर दिया। राणा पुंजा भील को राजपूत बता दिया गया। वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के जो पहले आंदोलनकारी हैं, गौंड समाज से आते हैं, मिंजवार समाज से आते हैं, उन्हें राजपूत बता दिया गया। महारानी दुर्गावती को राजपूत बता दिया गया। ऐसे बहुत सारे नायक हैं जिनके ऊपर किसी दूसरे ने अपना क्लेम कर लिया। किसी के नाम के आगे अगर ठाकुर लिखा हुआ था, सबने मान लिया कि यह तो राजपूत ही है। कोई अगर राजा है तो यह भी मान लिया गया कि यह तो राजपूत ही होगा। जबकि इस देश में आजादी के समय तक आदिवासियों के अपने राज्य रहे हैं, आदिवासियों की अपनी रूलिंग फैमिलीज रही हैं, लेकिन एकदम से इतिहास को जिस तरीके से तोड़ और मरोड़ करके पेश किया गया, एक और लाइन चली है। पिछले सालों में इतिहास को नए सिरे से संग लिखने की कोशिश कर रहा है। आरएसएस के लोग लगातार इस काम में बखूबी आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बिरसा मुंडा को लेकर के एक नई मुहिम छेड़ी हुई है। बिरसा मुंडा का पूरा धर्म का जो आइडिया था, उसे बिरसाइत कहा गया। आरएसएस ने उसे वैष्णव कह दिया। इसी तरीके से आदिवासियों की जो नाग परंपरा थी, आदिवासियों में गौंडों में जो बड़ा बूढ़ा देव की पूजा है, सिंह बोंगा की जो पूजा है, उसे सीधा शिव से जोड़ दिया गया। तो लगातार आदिवासी इतिहास के साथ आदिवासी संस्कृति को जिस तरीके से तोड़ करके मरोड़ करके अलग अलग परिदृश्य में पेश किया जा रहा है, इसलिए इस तरीके की किताबों को लिखी जाने की जरूरत है। शायद यह किताब आज से 70 साल पहले ही लिखी जानी चाहिए थी, क्योंकि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया जहां पर मैं इस हिस्से को खत्म कर रहा हूं, यह तो तभी आज से लगभग 78 साल पहले ही पूरा हो गया था। लेकिन 78 साल में किसी ने भी यह जहमत नहीं उठाई कि आदिवासियों को भी उनका जो ड्यू शेयर है वो दिया जाए, उनका जो हिस्सा है वो दिया जाए। इतिहास की किताबों में लिखा गया कि मंगल पांडे आजादी का पहला नायक है। 1857 की लड़ाई पहली लड़ाई है, लेकिन उससे कोई 80 साल पहले तिलका मांझी इस लड़ाई को शुरू कर चुके थे। झारखंड और बिहार के हिस्से में भागलपुर और राजमहल और उसका जो हिस्सा है, वहां के पहाड़िया समुदाय के लोग, चुआड़ समुदाय के लोग इस लड़ाई को पहले ही शुरू कर चुके थे, लेकिन उन्हें वो हक नहीं दिया गया, उन्हें वो सम्मान भी नहीं दिया गया। और जहां वो लड़ाई चुआड़ विद्रोह से शुरू होती है, तिलका मांझी के वहां से शुरू होती है, और वो आजादी के 3 महीने पहले तक जो है कालीबाई भील अपनी उसी आजादी को देते हुए शहीद हो जाती है, अपने स्कूल को बचाते हुए। लेकिन कहीं पर भी उनका जिक्र नहीं है। किस तरीके से पूरे समाज को जो है क्रिमिनल बना दिया गया। क्राइम कोई भी करे, लेकिन पूरा समाज जिसे कह दिया गया तो ये तो अपराधी है, उसका हर पुरुष प्रतिदिन उसके नजदीकी थाने में अटेंडेंस देगा। उसका हर पुरुष अगर गांव से कहीं बाहर जाएगा तो उसे पुलिस थाने में अपनी सूचना देनी होगी। अगर कोई गेस्ट आएगा आपके गांव में, तब भी आपको सूचना देनी होगी। यह पूरी की पूरी परंपरा रही। और एक चीज, अंग्रेजी हुकूमत के दौर में जिस तरीके से लूट और खसट चली, जिसके खिलाफ आदिवासियों ने पूरी बगावत शुरू की, चाहे जंगल की लूट हो, वन कानून बनाए गए, भू राजस्व वसूली के लिए कानून बनाए गए, और एक टर्म हम सब लोग आज की तारीख में बहुत अच्छे से सुनते हैं, वो है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। किसका कानून? कौन सा कानून? तो कानून वो जिसे अंग्रेजों ने बनाया। किसके लिए बनाया? अंग्रेजों के लिए बनाया। तो वो जो कानून बना, वही कानून आज तक बदस्तूर जारी है। उसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। 1927 का वन अधिनियम एक बात कहता है कि अगर आदिवासियों को या वन जो फॉरेस्ट एरियाज है उसमें रहने वाले तमाम लोगों को अगर जमीन पर पट्टा क्लेम करना है, जमीन पर मालिकाना हक क्लेम करना है, तो उसे लीगल डॉक्यूमेंट अपने सबमिट करने होंगे। और यह आजादी के पहले की बात है। सवाल यह है कि आदिवासी वो लीगल डॉक्यूमेंट लाए कहां से, और कौन सा डॉक्यूमेंट लीगल है इसे तय कौन करेगा?
वो तय करने वाले अंग्रेज, सारा कुछ उन्होंने तय किया। और ये लाइन आज तक हमारे वन कानूनों में मौजूद है। अगर आपको जिस जमीन पर आप रहते हैं, कानून में लिखा हुआ है कि सिर्फ इस लाइन पर आप जमीन पर मालिकाना हक क्लेम नहीं कर सकते हैं कि आप यहां रह रहे थे, कि आपके पुरखे यहां पर रह रहे थे, कि उनके पुरखे भी यहां पर रह रहे थे। इस लाइन पर आप जमीन पर मालिकाना हक क्लेम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। यह आज तक मौजूद है। फॉरेस्ट एरियाज को रिजर्व डिक्लेयर किया गया, किसी को और अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया और रिजर्व कह करके कहा गया कि आदिवासियों के जो जमीन है, आदिवासी जो है इस जंगल में रह रहे, इनसे जो है जंगली जानवरों को खतरा है। और ये कह करके उन्होंने शिकार के लिए अपने जंगल रिजर्व कर लिए। और आज भी वही स्थिति है। तो साथियों, उसके खिलाफ जो बगावत चली, वो बगावत का पूरा इतिहास को अगर हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि आदिवासी इस देश में केवल अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, इस देश के सामंती व्यवस्था के खिलाफ भी लड़ रहे थे। इस देश के महाजन, व्यापारी, सूदखोर, लूटखोर और जितने भी गैर आदिवासी उन इलाकों में जाकर के आदिवासियों का लूट रहे थे, उन सब के खिलाफ लड़ रहे थे। और इसीलिए जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में अपने भाषण में एक बात कही थी। वो कहते हैं कि हमारे लोगों का पूरा इतिहास गैर आदिवासियों के अंतहीन शोषण, उत्पीड़न और बेदखली को रोकने के लिए किए गए विद्रोहों का इतिहास है। तो साथियों, ये पूरी की पूरी जो परंपरा है जो आदिवासी पुरखों ने चलाई, वो परंपरा को इस बात को यहां पर कहने की जरूरत है कि ये लाइन जो तय होती है दिल्ली से, कि भाई जो दिल्ली में है, जो दिल्ली पहुंच सकता है, ये देश उसी का है। वही तय करेंगे कि इस देश का भविष्य क्या होगा। यहां से इस आयोजन का मकसद एक यह भी है कि हम ये कहें कि जो लोग दिल्ली नहीं पहुंच सकते हैं और जिनका इतिहास आप खुद नहीं लिख रहे हो, जिसकी संस्कृति को आप नष्ट करने पर तुले हुए हो, वो देश उन लोगों ने बनाया हुआ है। यह देश उन्हीं का देश है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2011 का एक बात कहता है, जस्टिस मार्कंडेय काटजू की बेंच ने कहा था कि इस देश के ये जो 8% लोग हैं, यही इस देश के ओरिजिनल लोग हैं। बाकी तमाम 92% लोग यहां से बाहरी लोग हैं। मैं यहां से यह बात कह देना चाह रहा हूं कि हम किसी को बाहर जाने की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम यह कह रहे हैं कि हम हाशिए पर नहीं है, हम इस देश के सेंटर में हैं, बीचों बीच है। हमें अपना हिस्सा दीजिए। इतिहास की किताबें हो, संसाधन हो, राजनीति हो या अर्थव्यवस्था हो।